अब गुरुवर प्रमाण पत्रों की जांच की बात करते हैं। तो कैसे इसका जांच होगा? तो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी दैट दे विल गेट द सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू एजुकेशनल qualification and experience and other certificate as necessary before issuing the appointment letter। तो किसकी जिम्मेवारी है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी की। नियुक्ति प्राधिकार को यह दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सारे सर्टिफिकेट की जांच करेगा। तो यहाँ पे हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी? तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज कौन सा निर्गत करेगा? आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो सारी चीज़ें बीपीएससी का ये दायित्व है जो बीपीएससी करेगी। माने अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों को यथा आवश्यक जांच करा लेंगे। तो ये अपॉइंटमेंट अथॉरिटी बीपीएससी होगी, नियुक्ति पत्र। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात यह है कि रीजनल डिप्टी डायरेक्टर आरडीडी के पास कैडर वाइज लिस्ट जाएगा, वहाँ से पत्र आपको भेजा जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर का। तो चूंकि यहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट अंडर एजुकेशन इसका माई बाप है, तो आरडीडी, तो आरडीडी सारे फॉर्मेलिटी को कराएगा। बीपीएससी इस काम को फॉर्मेलिटी नहीं कराएगी, उसके नाम से सारी चीज़ें होंगी आरडीडी के ऑफिस में ही। चूँकि आप उसी कमिश्नरी के होंगे, तो अब किसी स्कूल से आपने लिया, एक स्कूल में आप टीचर थे, एक प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसने आपको ये प्रमाण पत्र दिया कि 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के 11-12 के बच्चों को आप पढ़ा रहे थे, तो उस स्कूल से कन्फर्मेशन लेगा आरडीडी, क्या इज इट राइट यू हैव इशूड दिस सर्टिफिकेट, येस और नॉट। तो वो रीजनल लेवल पे लेना आसान हो जाएगा। इसलिए इन द नेम ऑफ बीपीएससी इस चीज़ को आरडीडी ऑफिस से ही होगा, क्योंकि आपका संपर्क, आपका कैडर कमिश्नरी लेवल पे होने जा रहा है। इसलिए वो सारी अथॉरिटी, वो सारा पावर एग्जिस्ट करेगा आरडीडी के अंदर। दूसरी बात है कि सीबीएसई, आईसीएसई जो भी विद्यालय इनसे संबद्ध हैं बिहार के अंदर, उनको कैसे देखा जाएगा? तो बहुत बड़ा चीज़ है कि ऑफिस पीजीटी है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? तो सैलरी तो बैंक में जाती है, तो बैंक खातों के द्वारा, वो सत्यापित वेतन के द्वारा हो जाएगा, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। यानी गवर्नमेंट स्कूल में कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है हर महीने, उसके सारे रिकॉर्ड है। लेकिन प्राइवेट विद्यालय में ऐसा ना हो, ऐसी गलती हुई है डीएलएड में कि बस प्रिंसिपल लिखा और लड़के निकल गए। लेकिन यहाँ कि बैंक के माध्यम से वेतन और संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित वेतन का पूरा विवरण होगा। यदि आप कहीं गलती करते हैं गुरुवर, जो आप नहीं करेंगे, यकीनन नहीं करेंगे, लेकिन सरकार सेफ्टी मेजर लेके चल रही है। वो कह रही है कि अगर ऐसा करेंगे तो अपॉइंटमेंट रद्द, अपॉइंटमेंट के बाद भी अगर पता चलेगा तो आपके वेतन को वापस लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। और यहाँ पे फिर जीके का एक क्वेश्चन बनता है बिना सिलेबस आए हुए, बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914। डू यू नो कि हम सब पहले हम बंगाल थे, 1905 से पहले हमारा बिहार बंगाल था, और उसमें आज का बांग्लादेश भी था, आसाम भी था, पूरा नॉर्थ ईस्ट था। हम उड़ीसा, बिहार, झारखंड सब थे। पहला बंटवारा 1905 में होता है कर्जन के चलते। तो पूरा विभाजन के इतिहास को भी आपको समझना होगा। उसके बाद हम उड़ीसा से 1911-12 में उड़ीसा से अलग हो जाते हैं, तो हम और झारखंड, तो वही एक्ट लागू है जो उड़ीसा का बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, तो उसके तहत पैसा लिया जाएगा। यानी इस एक्ट को ठीक से पढ़ना है।
जिसको मैं दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल बताऊंगा ये एक्ट क्या है, इसके क्या प्रोविज़न है। यानी साथ साथ हम जो सिलेबस बनाने की प्रक्रिया में है कि आप किसी प्रकाशक या ऐसी भीड़ के साजिश के में न फंस जाएं, तो ये सारी चीज़ों को एलोबरेट करके वीडियो बनाता रहूँगा। आप फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलता रहेगा रेगुलर। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है, हर पग पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। तो इस रिकवरी एक्ट पे अलग से मैं जितने भी इसमें एक्ट हैं, जैसे संविधान के किस अधिनियम के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, जैसे मैंने पीछे पढ़ा 309 बिहार एंड उड़ीसा एक्ट, फिर एजुकेशन एक्ट जो बिहार सरकार का है, मतलब अभी भी एक्ट आएगा आगे, तो सारे एक्ट के ऊपर हम बात करते रहेंगे और उस पर चर्चा होती रहेगी। अब हम परिवीक्षा अवधि, परिवीक्षा क्या है? प्रोविशन पीरियड, जिसको आप ये कहें, आम जेनरिक टर्म में लोग बोलते हैं कि अभी ट्रेनिंग में है, सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आपकी परिवीक्षा, आपका प्रोविशन पीरियड उस ढंग का नहीं होगा जैसे आम आदमी का होता है। आपका एक समय होगा कि आपको कंडक्ट शो करना होगा, वो 2 वर्षों का होगा। परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। किसी कारण आप परिवीक्षा अवधि के दौरान ड्यूरिंग द प्रोविशन पीरियड आपने नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, द प्रोविशन पीरियड मे बी एक्सटेंडेड 1 ईयर। 2 साल तक आप किसी कारण से अच्छा सेटिस्फैक्ट्री परिणाम नहीं दे पा रहे, तो 1 वर्ष का विस्तार मिलेगा। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स ऑफ प्रोविशन, अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी खतरे में है। यानी एक बार सो कॉज नोटिस होगा, अथॉरिटी में रिलीव सच हेडमास्टर आफ्टर गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, अपॉर्चुनिटी। और इसको भी आपने जान गए पीछे है कि आपके इस सारी चीज़ों को देखेगा कौन? रीजनल डिप्टी डायरेक्टर आरडीडी। और अपीलाइट अथॉरिटी कौन होगी? आरडीडी भी आपको विमुक्त कर देता है, डिसमिस कर देता है जॉब से, तो फिर आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास अपील लेके जाएंगे और उसके बाद आपके मामले का ये होगा। तो गुरुवर, मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने अनुभवी आप होंगे और आपको ये सब में कहीं ऐसा किसी का बुरा दिन नहीं आएगा और इतने योग्य आदमी आएंगे, कंपटीशन से आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत महत्व नहीं रखता, बस जस्ट सेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए। परिवीक्षा अवधि में प्रधानाध्यापक को विभाग द्वारा विहित संस्थानिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाए। चूंकि एक रूल बुक बन रहा है, नियमावली क्या है? ये आपके लिए एक व्याकरण है। जैसे आप बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं जिसमें भाषा को पिरोते हैं, तो उसी तरह से ये नियमावली इस सर्विस की सारी शर्तों को कहता है कि वो जो भी है प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट, द कैलेंडर्स एंड कोर्स ट्रेनिंग विल बी डिसाइडेड सेपरेटली आफ्टर द डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट में की चीज़ है, उसको सेलेक्ट करके दे दिया गया और इस चीज़ को डिपार्टमेंट देखेगी और वो डिपार्टमेंट के पास वो चीज़ चली जाएगी। तो आपका प्रोविशन पीरियड इस ढंग से पूरा होता है। उसके बाद है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। व्हाट इज डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन? तो परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है, चूंकि प्रशिक्षण के दौरान आपको उन्हीं चीज़ों पर एक बार फिर से प्रेस किया जाएगा। जैसे आजकल आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का ज़माना है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अब दुरुस्त करना होगा। इस पे
बहुत ढंग से तैयारी करनी होगी। अब हर स्कूल को लगभग इससे जोड़ दिया जाएगा। जब तक आप प्रधानाध्यापक बनेंगे, हिंदुस्तान का हर स्कूल, चूंकि पंचायत में है और पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़ने जा रहा है, वो केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एजेंडा है। और कहीं ना कहीं एजुकेशन पूरा इन चीज़ों से जुड़ जाएगा। अब वो ज़माना गया। अगर दुनिया में कहीं भी बेहतरीन मैथ का टीचर होगा, इंग्लिश का होगा, ज्योग्राफी सोशल साइंस का होगा, उसकी भी कक्षाएं लगेंगी। जिस ढंग से हम आज पढ़ा रहे हैं तो जाएगी वो सारी चीज़ें। तो परीक्षा अवधि के लिए बिल्कुल नया टॉपिक आपके होने जा रहा है, क्योंकि ब्रॉडबैंड लग जाएगा तो इंटरनेट की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो स्कूल बहुत रिच हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में। तो बच्चों को क्या दिक्कत है, कहाँ क्या टेक्स्ट है, कोर्स है, ढेर सारी ई लाइब्रेरी जुड़ जाएगी, अनंत संसार ज्ञान का मिल जाएगा। तो परीक्षा में इन सारी चीज़ों को देखना होगा। फिर एग्ज़ाम होगा, ताकि कोई मनमाना ना करे, कोई आप पे चार्ज ना लगा दे, बायस ठोके कि नहीं इन्हों ये परीक्षा ठीक से नहीं की है, संतोषजनक नहीं है। तो ठीक है, हाथ कंगन को वार्षिक है, सारी तैयारी होगी और उसके बाद एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम के बाद आपको जब पूरे हो जाते हैं तो आपकी परीक्षा अवधि के बाद जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर जाके आप परमानेंट होते हैं। इसमें कहता है कि डिटेल गाइडलाइंस रिलेटेड टू डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन विल बी इशूड सेपरेटली बाय द कंसर्न एग्जामिनेशन कमिटी। वो परीक्षा कमिटी के द्वारा तय होगा, रेवेन्यू बोर्ड बिहार इन कंसल्टेशन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो राजस्व पार्षद बिहार द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से अलग से निर्गत किया जाएगा। अब एक बात है कि राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो हाँ एजी ऑफिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ही सब कुछ है, तो सब चीज़ों को देख रेख में वो भी इन्वॉल्व होगा। और सर्विस विल बी कन्फर्म ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द थिंग्स। उसके बाद प्रधानाध्यापक की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित जो सिद्धांत जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा उसके द्वारा होगा कि आपकी सीनियरिटी कैसे बनेगी। तो उसमें आपके एक्सपीरियंस भी काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। और वरीयता सूची प्रमंडल स्तर पे बनाई जाएगी, यानी पूरे बिहार का एक सीनियरिटी चार्ट नहीं बनेगा, वो कमिश्नरी के लेवल पे बनेगा। चूँकि कैडर कमिश्नरी का है तो बट नेचुरल है कि वो कमिश्नरी के लेवल पे बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं विभागीय परीक्षा के बाद स्थानांतरण। बिल्कुल स्थानांतरण है, होना है, लेकिन कहाँ होगा? जो नियुक्ति प्राधिकार है वो करेगा, यानी आरडीडी करेगा। और कहाँ होगा? अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण के फल स्थानीय वरीयता उनके नियुक्ति के वर्ष से संबंधित वरीयता से विभिन्न वरीयता के रूप में निर्धारित होगा। अब कहता है कि इंटर डिवीजन ट्रांसफर ऑफ द हेडमास्टर हायर सेकेंडरी स्कूल कैन बी फ्रॉम वॉलंटरी administrative academic point of view. The competent authority for this would be the director secondary education. As a result of interdivisional transfer, the priority of the transfer headmaster is transferred to the transferred division. ये प्रैक्टिकली इसलिए इसको बनाया गया है कि इसकी एक रिजिडिटी खत्म हो कि अब प्रमंडल में है तो एकदम से ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं, क्योंकि होल बिहार की सर्विस है तो हो सकता है। हालांकि व्यवहार में ये बहुत संभव नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा। और फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और तमाम चीज़ों से, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, ये चीज़ें बहुत भेग होती हैं, धीरे धीरे खुलती हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा परेशान आज के डेट में नहीं होना है। मतलब ये प्रोविज़न है, आप ये मान के ना चले कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, अनुकंपा के आधार पे जब हम नियुक्ति की बात करते हैं तो देखते हैं, उससे पहले अनुशासनिक कार्रवाई देखते हैं। बिहार सरकारी सेवक, द प्रोविजन कंटेंट इन द बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 2005 के अनुसार होगी। ये नियमावली अपने आप में एक बड़ी नियमावली है, जिसमें हम किसी वीडियो में चर्चा कर देंगे कि किस और सेवा शर्त प्रधानाध्यापकों को पद
का वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। समय समय पे जो पे कमीशन है वो भी लागू होगा। मतलब सब कुछ जो सेवा शर्तें एक सरकारी नौकरी की हैं वो सब सेवा शर्तें आपको मिलेंगी। ये सारी बातें फिर ज्वाइनिंग के साथ भी ये नियमावली आपके लिए आएगी। अब हम बात करते हैं अनुकंपा की। तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सब सरकारी नौकरी में है। पीछे भी मैं बताया कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी नौकरी बची हुई है, तो आपके बच्चे जो आप पे आश्रित हैं, जो उसमें से बालिग होंगे, जो रूल है जहाँ तक उसका क्वालिफिकेशन है उस आधार पे उसको नौकरी मिलेगी। तो एक समान सी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अनुकंपा के आधार पे नौकरी मिलने की। जो सब सरकारी नौकरी की सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। मूलतः आप इस बात को समझ लें, चाहे वो अनुकंपा की बात हो या जैसे आचार संहिता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नियमावली, वंडरफुल पार्ट। अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसे कह दूँ कि ये नियमावली वाई नॉट दिस आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट ए सिलेबस, वाई नॉट, इसे सिलेबस कहने में कोई अपराध नहीं है। यह पूरा मुसलसल इन टोटलिटी इट इज द सिलेबस, यही सिलेबस है। क्या करता है? निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण कराना। यानी क्या है? एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो तय है पाठ्यक्रम बच्चों के लिए, जो आप प्रिंसिपल हैं और बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो समय पे उसी नियम के साथ पूरा कराना, ये आपकी जिम्मेवारी है। चाहे जैसे हो, आपके पास शिक्षक हो नहीं हो, कुछ भी हो, बच्चा सफर नहीं करेगा तो कौन सी जिम्मेवारी आ गई? शैक्षणिक सह प्रशासनिक जिम्मेवारी आ गई। समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना, ये टोटल एक प्रिंसिपल का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है कि हर चीज़ समय पे होना चाहिए। रूटीन है, टाइम टेबल है, घंटी बजती है, दौड़ते हैं बच्चे, क्या रे टिफिन खत्म। बाल अधिकार आपको पता होना चाहिए कि किसी बच्चे, मानव अधिकार की आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी बच्चे का बाल अधिकार नहीं जाना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, किसी बच्ची का अधिकार नहीं आप वंचित कर सकते हैं, बच्ची के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी। राइट टू एजुकेशन की जो चीज़ है, और इसके आते आते नई शिक्षा नीति की भी सारी बातें लागू हो जाएंगी, तो आपको उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। बहुत सारे आदि बच्चों के लिए ये देखना है कि कोई भी बच्चा शिक्षक द्वारा कक्षा में अपने सहपाठी के द्वारा या किसी रूप में अगर इन कैंपस है तो आपकी जिम्मेवारी है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से उसे किसी ढंग की प्रताड़ना न हो। आपको सोशल रोल भी दिया गया है, सिलेबस डिकोड हो रहा है। डियर गुरुवर, डियर टीचर्स, you must try to understand your responsibility also outside from the school, not only inside the school, because you are the great agent of social change. आप समाज में परिवर्तन लाते हैं। कुछ भी होता है, मैं बच्चा था, मेरी माता जी पूछती थी, मास्टर जी का भ्रंश, सो कल सूर्य ग्रहण है, क्या करना होगा? मास्टर जी बोलते थे बिल्कुल बच्चे को घर से नहीं निकलने देना है, या कहीं जाना है, कितना दूर है, क्या है, बाजार से कुछ लाना है, कुछ कीमती चीज़, तो सारी जिम्मेवारी डॉक्टर से दिखाना है। मास्टर जी पुर्जा पढ़ते थे, हाँ ये डॉक्टर ठीक है, यानी ये MBBS MD है, नहीं ये MBBS है, ये ठीक नहीं है, अगर MD का विकल्प है तो MD से दिखाइए। तो बहुत बड़ा एजेंट होते हैं, हर चीज़ बताना, शादी विवाह, बहुत सारी चीज़ों में अद्भुत पार्टिसिपेशन, बारात व्यवस्था, अरेंजमेंट, हिसाब किताब, सुख श्राद्ध में वो चुमावन लिखना, जो गिफ्ट मिलता है वो सब मास्टर जी के पास होता था। अंधा गांव विश्वास करता था।
तो आपको क्या करा है, सामाजिक कुरीति विशेषकर बाल विवाह और दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना। ये नहीं लोगों को बताना कि बाल विवाह नहीं करो, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल से बाहर आप हो गए, बाल विवाह के बारे में किसको बताएंगे? पेरेंट को बताएंगे ना, कि बच्चे को स्कूल पढ़ाओ, सरकार उसको निःशुल्क शिक्षा दे रही है 18 साल तक, तो 18 साल तक वो पढ़े, 12 करके जाए, आगे उसका क्या करियर होगा। बहुत बड़ा करियर, काउंसलर का रोल आपको निभाना पड़ेगा, निभाते रहें मास्टर, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो हमने कहा कि वाई नॉट, द कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट ए सिलेबस, बिल्कुल है। उसके वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा में सफल संचालन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, तो बिल्कुल एकेडमिक रूप है, आपको करना है। बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता, इतना के निहित प्रावधान, अब चौथा एक्ट भी फिर आ गया। 2005 आया था, उड़ीसा रिकवरी एक्ट 1912 आया था, अब 76वीं। इस सब पे अलग से क्लास में चर्चा होगी, वीडियो मिलेगा, ढेर सारे वस्तुनिष्ठ और वैकल्पिक बहुविकल्पिक प्रश्न उत्तर व्याख्या के साथ मिलेगा। गुरुवर बस एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लोगों को बताना है और इसके साथ रहना है और मुझे आशीर्वाद देते रहना है, ताकि मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। तो ये हमने देखा कोड ऑफ कंडक्ट, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसलिए इसको मैं सिलेबस कहता हूँ, जिसमें जब सिलेबस आएगा तो आपको भी लगेगा कि आपका बच्चा ठीक ठाक ही भविष्यवाणी किया था। अब सिलेबस के बाद अब हम बात करते हैं शिकायत एवं अपील। तो प्रधानाध्यापक की सेवा से जुड़े मामले अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति निदेशक माध्यमिक शिक्षा में होगा। द डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल शैल हैव टू पावर टू डिसाइड आफ्टर हियरिंग द कंप्लेन। आपका कंप्लेन अथॉरिटी फाइनल वही है, डायरेक्टर एजुकेशन, सब जगह हिंदुस्तान में, तो वो करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रकीर्ण एवं डिसिमिनेशंस एंड वेरिएशंस, व्यावृत्ति। यह नियमावली विभागीय इतना संख्या के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों के आलोक में प्रभावी माना जाएगा। दिस रूल इन द लाइट ऑफ डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन 1021 डेटेड 5/7/2013 एस्टैब्लिश इन ऑल पंचायत विदाउट सेकेंडरी स्कूल। मतलब कहाँ कहाँ स्कूल होगा कि हर पंचायत में कंपलसरी स्कूल होना, जहाँ प्रिंसिपल बनेंगे, नया स्कूल होगा या माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा इसमें किसी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी, इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई हो। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में क्लियरफाई एनी प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स एंड रिमूव द डिफिकल्टी। जो भी प्रोविज़न है रूल्स में, जो भी परेशानी होगी वो देखेगी। तो ये बहुत बड़ा फिलहाल मुद्दा नहीं है, फिलहाल आपके लिए इस मुद्दे को उतने महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं उसी में इस नियमावली, द कैडर ऑफ हेडमास्टर ऑफ द स्टेट कैडर स्टेट रन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल अपॉइंटेड बाय द रूल पीरियड इन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल। यानी इस रूल के आधार पे नियुक्ति होगी, वही राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय, वैसे पद जहाँ पदोन्नति सीधे नियुक्ति से भरे जाने के लिए पूर्व चिन्हित है, वो पहले से अगर तय कर दिया गया है तो वहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट उसी के हिसाब से आपका होगा। ये भी एक सामान्य सी बात है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको समान ढंग से इस चीज़ को करने को मिलेगा। तो इस तरह से गुरुवर आज की कक्षा समाप्त होती है। मैं नियमित अंतराल पे आपसे मिलता रहूँगा, जो कोई भी जानकारी मैं इस पे तैयार करूँगा और बहुत जल्दी इस पे वीडियो दिया जाएगा, ताकि आप तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकें। फिर से कह रहा हूँ कि आपको बहुत बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं, अभ्यास करने की ज़रूरत है। नियमित अभ्यास के लिए कुछ मिलेगा और इन सारी चीज़ों को पढ़ें, अपने दायित्व को ठीक से समझें। जो कुछ भी आपने ट्रेनिंग के लेवल पे पढ़ा है, चाहे वो बीएड के लेवल पे, वो सारी चीज़ों को फिर से देखें, उन किताबों को, बहुत सारी चीज़ें उसमें आई हैं। हम लोग जहाँ तक हमें मदद होगा उसमें आपको करेंगे और आप संपर्क में रहें। गुरुवर, अब आपसे एक ही अनुरोध है कि आप
इसको लेके परेशान ना हो, इस परेशानी को इस शिष्य के हवाले करें। मैं नियमित रूप से वीडियो देता रहूँगा। आज हर कोई के पास स्मार्टफोन है, उस पर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक हर जगह ये सुविधा उपलब्ध है। जो भी सोशल मीडिया का माध्यम है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे ये ट्विटर अकाउंट है, सब जगह उपलब्ध है। किसी ढंग की और परेशानी होती है तो आप संपर्क करें, हमको ईमेल करें, हमारे व्हाट्सएप करें, फ़ोन करें, पत्र लिखें। जिस ढंग से भी आप चाहते हैं हम सदैव आपकी सेवा में हैं, आप भटके नहीं। लेकिन हाँ, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दाबें ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, आशीर्वाद दें। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.